हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत धमाकेदार रिपोर्ट दी है मॉर्गन स्टैनली ने। और एक दो दिन पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने दी थी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने तो ये बोला था कि इंडियन की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल है इस टाइम, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करती जाएगी, और अगले कुछ साल में 10% की जीडीपी पे चलेगी, बल्कि उसके ऊपर ही जाएगी। अभी जब कि अक्रॉस द वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है, सारी कंट्रीज में, सारे जो और कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में है, बिकॉज ऑफ द कोविड। और उसके बाद जो ये यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई है, जो अभी भी चल रही है, उसकी वजह से जो है एक सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई, और जो अल्टीमेटली जो है एक कंट्रीज़ की, जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी में इफेक्ट करा, क्योंकि कुछ लोग तो उनसे इंपोर्ट करते थे, कुछ लोग उनको एक्सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल, रशिया जो था वो इनको, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को क्रूड ऑयल देता था, एनर्जी देता था, गैस देता था। वो सारी की सारी एकदम से जानी बंद हो गई। जब उधर जानी बंद होगी तो यूरोप ने और जगह अपने रिसोर्सेज को ढूंढना शुरू करा। तो अल्टीमेटली कंट्री तो चलानी है, और वो जो कॉस्ट पड़ी वो उनको बहुत ज़्यादा पड़ी, और ज़्यादा कॉस्ट पड़ी तो उन्होंने अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ करा। जब प्राइसेस को इंक्रीज़ करा तो वो प्राइसेस का इफेक्ट जो पड़ा लोगों के ऊपर पड़ा, और लोगों के ऊपर जब बर्डन पड़ना शुरू हुआ तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई चला गया। और ये हालत फ्रांस में ये हो गई थी कि जो 100% खाते थे, उन्होंने अपना जो खाना है वो 50% पे कर दिया, तो खाना ही कम कर दिया। और जो बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, जो रिसेशन है यूरोप में, अमेरिका में, हर एक जगह, हर एक कंट्री सब पे उनका इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। कंट्री लाइक टर्की 100% से भी ज़्यादा चला गया। उसका जो लीरा 6 होता था $1 के ऊपर, आज वो 27 हो गया $1 के ऊपर। और करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो करेंसीज वो डिप्लीट होती गई, चाहे अमेरिका, चाहे वो टर्की देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान देखिए, रशिया देखिए, श्रीलंका देखिए, नेपाल देखिए, बांग्लादेश देखिए, सारी साउथ एशियन कंट्रीज देखिए, सबकी जो फॉरेन करेंसी है वो डिप्लीट हो रही। बट इंडिया ने अपनी फॉरेन करेंसी को उसी रेंज के अंदर रखा, 80 और 82 के बीच में। उसके लिए उसको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा डॉलर जो है मार्केट के अंदर डालने पड़े, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का नियम होता है। जब डॉलर कम होते हैं तो जो डॉलर का रेट है वो डॉलर रेट ऊपर चला जाता है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन उसको स्ट्रांग नहीं बनने दिया। जैसी डिमांड ज़्यादा आई तो आरबीआई ने मार्केट के अंदर डॉलर डालना शुरू कर दिया। जो डिमांड थी उसके हिसाब से डॉलर वहाँ पे आने शुरू हो गए, जिससे कि जो जो रुपी पर डॉलर जो था वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करा। तो ये इकोनॉमी में को बैलेंस रखने में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरी तरफ इंडिया की जो अपनी इंटरनल कंजम्पशन है वो बहुत हाई है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना है, और बात भी सही है। 140 करोड़ के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो जो भी फैक्ट्रीज जो भी सामान बनाती है वो हम इंटरनली कंज्यूम कर लेते हैं। कोविड के दौरान जब अक्रॉस द वर्ल्ड में प्रॉब्लम आई थी, तो ये वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि इंडिया की जो भुखमरी है या गरीबी है वो 20-30 साल तक नहीं रिकवर कर पाएंगे, लेकिन इंडिया ने इमीडिएटली, मोदी साहब ने फ्री खाना देना शुरू कर दिया। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री खाना दिया। महीने में 2 बारी खाना देते थे उनको। पहले आटा देते थे, फिर आटा के साथ चावल दिया, फिर ईडेबल ऑयल दी, फिर बहुत सारे आइटम देने शुरू कर दिए, जो अभी तक दे रहे हैं। उसका एडवांटेज ये हुआ इंडिया को कि जो उनके पास पैसे थे, जो लोग ये खाना जिनको फ्री मिल रहा था, उनके पास जो बाकी के पैसे थे वो दूसरी चीज़ों में खर्च करते थे, यानी कि वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर आता था। गरीबी नहीं आने दी उन्होंने। आप ये देखिए, जो पहले किसान लोग लोन की वजह से भूखे मर जाते थे या अपनी सुसाइड कर लिया करते थे, लेकिन आज देखो, पिछले 9 साल के अंदर बता दो कितने किसान मरे हैं सुसाइड से। तो मोदी साहब ने ये होने ही नहीं दिया। इतनी सारी योजनाएं लेके आ गई इन लोगों के लिए कि बराबर से इनके अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा दे देती है। चाहे वो पेंशन वाला पैसा हो, चाहे वो लड़की की स्टडीज के लिए हो, चाहे उनकी एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे उनके फर्टिलाइजर्स के लिए हो। तो मोदी जी साहब जो है वो कीप ऑन गिविंग मनी टू देम। तो जो इसने इकोनॉमी को मजबूत बना के रखा, कि जो गरीबों को मजबूत बनाया, एग्रीकल्चर को मजबूत बनाया, इसलिए इसने इकोनॉमी को मजबूत बनाया। अल्टीमेटली जो पैसा था रिसाइकिल होकर इसके अंदर है।
तो अब जो है मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है, उसने भी यही बोला है कि सारी दुनिया में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया है, और ये जो है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2027, और पीछे छोड़ देगा जापान को और जर्मनी को। और जो इसकी स्टॉक मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी 2020 के अंदर, 30 के अंदर। और इस जो जो ग्रोथ रेट है वो ओवर 6% रहेगा, और 2-3 साल के बाद ये 10% के ऊपर भी पहुंच जाएगा। जो बहुत मेजर फैक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में, वो है इनकी ग्लोबल ऑफशोरिंग, यानी कि जो इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर जो अपना इन्होंने ग्लोबली सर्विसेज दे रहे हैं, एक वो है, फिर डिजिटाइजेशन है, और एनर्जी ट्रांजिशंस हैं। दीज आर द मेजर 3 फैक्टर्स, उनका ये मानना था। और जो इंडियन मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह से जो है ये इस इस बेटर देन, मतलब इस ओवरवेट है फ्रॉम इक्वल। जो रेटिंग दे रहे हैं ये ओवरवेट की दे रहे हैं फ्रॉम इक्वल एज कम्पेयर टू अप टू लास्ट ईयर। जो इंडिया जो है एशिया के अंदर द स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग मार्केट है बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटल्स। और इंडिया is now is the most preferred market among emerging market। इस वजह से, क्योंकि मार्केट ठीक चल रही है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बड़े स्ट्रांग हैं, स्टॉक मार्केट स्ट्रांग है, इस वजह से जो फॉरेन इन्फ्लोज हैं वो बहुत तेजी से अंदर आ रहे हैं, चाहे वो एफएफआईज के आ रहे हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। जनवरी से लेके अभी तक इन एफएफआईज का जो पैसा है अराउंड ओवर $5 बिलियन आ चुका है। तो शेयर मार्केट, तभी शेयर मार्केट हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। फॉरेनर्स भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है उसके अंदर से, और बहुत हेवी प्रॉफिट मिल रहा है उसके अंदर से। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। तभी आप देखो तो सोने के अंदर जो है, गोल्ड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट अभी कम हो गई है, सारी इन्वेस्टमेंट जो जा रही है वो शेयर मार्केट के अंदर जा रही है। अभी ये पॉजिटिव इसके अंदर अर्निंग आ रही है, इसके अंदर हायर अर्निंग्स आ रही है शेयर मार्केट के अंदर से। अर्निंग पर शेयर जो है इस इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज की है, उनके टर्नओवर इंक्रीज हुए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। ये जो है शेयर अर्निंग इंक्रीज कराता है तो मार्केट भी स्ट्रांग बनाता है। तो इस टाइम मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग बन गई है बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग रिजल्ट्स बीइंग शोन बाय द दीज कॉर्पोरेट सेक्टर्स। और जो ये जो जीडीपी है ये 3.5 ट्रिलियन से 7.5 ट्रिलियन हो जाएगी बाय 2031 तक। और जो एक्सपोर्ट है वो डबल हो जाएंगे। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है प्रेजेंटली जो है वो 11% की ग्रोथ इसके साथ चल रहा है, और उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 ट्रिलियन हो जाएगी अगले कुछ सालों में। और इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिंग क्रेडिटेबिलिटी credit availability and creating a new businesses, improving quality of life and promoting a boom in consumer spending। देखिए क्या है कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, मैं जैसे मैंने बताया कि लोगों के पास अब पैसा अवेलेबल है बिकॉज कि वो फ्री खाना दे रहे हैं, तो वो पैसा जो अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर जा रहा है और इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। और ये जो फॉरेन के जो कंपनीज हैं, खासकर जो आईटी कंपनीज हैं, वो अपना सारा काम जो आउटसोर्स करती हैं इंडिया को करती हैं, और इंडियंस जो वो इंडिया में बैठ के काम करते हैं। तो ये जो काम है वो अराउंड $180 बिलियन का है, और ये जो है इट विल इंक्रीज टू $5 बिलियन बाय 2030। और जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड ह्यूमन मैन पावर की है वो 11 मिलियन तक चली जाएगी, यानी 1 करोड़ 10 लाख तक चली जाएगी, जो इंडिया से बैठ के काम करते हैं। और जो फॉरेन कंपनी जो आउटसोर्स करती है इंडिया को है काम। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, व्हाई दे आर इंटरेस्टेड टू कम इन इंडिया, बिकॉज जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो कम करे गए हैं, या फिर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं जो नई कंपनी लगाते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, कम टैक्सेस उनको पे करने पड़ते हैं, और उनको उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर इंसेंटिव दिए जाते हैं।
या फिर उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसके इंसेंटिव देते हैं, जिसको PLI स्कीम बोलते हैं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अल्टीमेटली इट अट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करे जाते हैं इन कंपनीज को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, लैंड है, या कंप्लायंसेस है, पोर्ट अवेलेबिलिटी है, एयरपोर्ट अवेलेबिलिटी है, रोड अवेलेबिलिटी है। इस इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे दिया गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो ये अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और गवर्नमेंट भी है, वो जो भी इन्वेस्टर्स आता है उसको सिंगल विंडो जो है क्लियरेंसेस देती है, चाहे वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, लैंड हो, एनी लाइसेंसेस हो। इवन अब तो माइक्रोसॉफ्ट सेमीकंडक्टर के अंदर 50% तो फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है उसके अंदर। तो ये जो इंसेंटिव्स हैं, इतनी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है इंडिया, उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ। तो MNC वुड लाइक टू प्रेफर देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो शेयर है GDP पे वो 14.66% है। इट विल बी इंक्रीज टू 21% बाय 2030। और रेटिंग है उन्होंने वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, मारुति सुजुकी है, बहुत सारी कंपनीज है जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होती जा रही है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। So these are the things which make India very strong contender for investing in India, and it attracts investors because उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉफिट मिलता है। जब प्रॉफिट मिलता है तो नेचुरली दे वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और आप ये देखिए, मोदी साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया था, कि अपनी जो कंट्री है उसको उन्होंने मजबूत बना के रखा। जो जैसा मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस के अंदर जो प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें अक्रॉस द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स आई थी, पर इंडिया ने अपनी प्रॉब्लम्स को संभाल के रखा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया की जो गरीबी है वो 20 साल में भी पूरी नहीं होगी, लेकिन मोदी साहब ने क्या करा, उस टाइम गरीबी को 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खाना देना शुरू करते, जैसे मैंने आपको बताया। वो इसलिए दिया था कि जो उनके पास पैसा बचेगा वो इकॉनमी में आएगा। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी कहना है, और ये मॉर्गन स्टैनली का भी कहना है कि इंडिया जो है, क्योंकि उसकी अपनी इंटरनल कंजम्पशन इतनी हाई है, यानी कि विद इन इंडिया हमारे 140 करोड़ की जो कंजम्पशन है वो अराउंड 57% है ऑफ द टोटल GDP। बाकी जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर। जो दूसरी कंट्रीज थी जो उनके ऊपर जो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज ऑफ the they could not able to टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंशियल इंडिकेटर प्रॉपरली। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो ये लड़ाई होगी, यूक्रेन वॉर जो होगी, उसके अंदर कभी उनको एनर्जी की भी प्रॉब्लम आएगी, क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम आएगी, गैस की प्रॉब्लम आएगी। दे हैव नेवर थॉट ऑफ इट। अगर उन्होंने इसका कोई बी प्लान बनाया ही नहीं हुआ था, तो इमरजेंसी में उनको हायर रेट के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़े, एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदने पड़े, ऑयल, डीजल, पेट्रोल। इवन काफ़ी हद तक तो इंडिया ने प्रोवाइड करे हैं यूरोपियन कंट्रीज को पेट्रोल। बट इंडिया ने अपने जो इंडिकेटर्स है उसको बहुत संभाल के रखा, बहुत कायदे के साथ उसको एक्सप्लोर करा, और जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बची रही, साथ में स्ट्रॉन्ग भी होती गई। और अब जो है वो ट्रैक पे आ गई, उसका इतना ज़्यादा मोमेंटम आ गया इकोनॉमी में कि इट विल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। द स्पीड ऑफ द इकोनॉमी विल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ये एडमिट करते हैं सारी दुनिया के अंदर। ये एक छोटी सी ब्रीफिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।